Hello students, now we will continue with chapter solution. अब जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, जब हम when we say the word solution, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? It is homogeneous mixture. क्या है? Homogeneous mixture of two or more components. तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स का. अब क्वेश्चन इज होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना? तो वो मिक्सचर जिसमें आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिक्स्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज सॉल्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी सो दैट वी कैन मीट अवर यूजेस, डेली यूजेस भी और बहुत सारे यूजेस भी. जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड में, आयरन है. आयरन क्या है? सॉलिड है, ठीक है, जो कि हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं बट बहुत सारी जगह यूज नहीं कर सकते. ऐसे ही निकल है, जिंक है. तो इनके मिक्सचर से जो हम सब्सटेंस बनाते हैं वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहता है. इसमें सबसे मेन जैसे क्या है आपका ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गई, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, टंगस्टन हो गया, है ना, नाइट्रोम हो गया, है ना. तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करके बनते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जनरली एलॉयज. मतलब एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एलॉय, ठीक है. अब जैसे ब्रास है, हाँ, अब ब्रास आपका किसका किसका मिक्सचर है? किससे मिलके बना है? कॉपर एंड जिंक. ऐसे जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है आपका? कॉपर, जिंक एंड निकल, ठीक है. ब्रास किससे मिलके बना है? कॉपर और जिंक का एलॉय है. और जर्मन सिल्वर किसका है? कॉपर, जिंक और निकल का, ठीक है. और हम जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर भी कहते हैं. ऐसे ही ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है हमारा? कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन. तो ये हमारे क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं. किसके? सॉलिड के, जो कि हम यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है. ब्रॉन्ज का यूज हमें पता है, ब्रास का भी पता है, कई सारे बोर्ड्स वगैरह बनाने में काम आता है, अल्फाबेट्स बनाने में काम आता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह में ये चीजें और भी यूज होती हैं, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होती हैं. तो अलग अलग जगहों पे इनका यूज होता है, ठीक है, और अच्छा यूज होता है. क्योंकि अब इनकी क्या होती है? कोरोजन इसमें जल्दी नहीं होता, ये क्या नाम है, जल्दी रस्ट नहीं लगता. बहुत सारी इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी आ जाती हैं जिससे कि इसका हम यूज कर सकते हैं. इसीलिए हम क्या बनाते हैं? ये अलॉयज बनाते हैं. तो बेसिकली लेट अस कम बैक टू द चैप्टर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है. सॉल्यूशन हमारा क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, ठीक. when we talk about solution, तो बेसिकली सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है. सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग टू कंपोनेंट्स, टू थिंग्स, ओके. वन इज solvent and then other is
this solvent plus solute will give you solution. Solvent plus solute will give you solution. Now सॉल्वेंट जो आपका होता है, सॉल्वेंट ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. सॉल्वेंट इट इज ओनली वन, इट इज ओनली वन एंड इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन. लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा केवल एक ही होता है और लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. बाकी सारे क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं. इसके सॉल्वेंट के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं. और ये सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. सॉल्यूट कैन बी 1 2 3 4, it can be one or more than one. For example, अगर हम जैसे मान लो वो बना रहे हैं, suppose we are making lemonade, स्वीट और शिकंजी टाइप की बना रहे हैं, तो अब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आप उसमें क्या लोगे, वाटर. सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे. ठीक है, तो वाटर आपका क्या हो गया उस केस में, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. ठीक, अब आपने थोड़ी सी शुगर डाली, ठीक है, थोड़ी सी शुगर डाली, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ठीक है, थोड़ा सा एडिबल कलर डाला. थोड़ा कलर लाने के लिए क्या डाला आपने, एडिबल कलर डाला. ठीक है, और व्हाटएवर आपने जो भी कुछ डाला, तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया क्योंकि इट इज प्रेजेंट विद द मैक्सिमम क्वांटिटी. और ये शुगर, सॉल्ट और एडिबल कलर जो आपने डाला है, ये तीनों हमारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए. ये तीनों हमारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है दैट विल बी सॉल्वेंट, एंड जो हमने एडिबल कलर डाला है, सॉल्ट डाला है और शुगर डाली है, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सॉल्यूट. तो सॉल्यूट केवल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं. और फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम बढ़िया चाय बनाते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग टी, इफ वी आर प्रिपेयरिंग टी एंड समवन आस्क, मतलब कोई स्पेशल गेस्ट या समवन, अगर हम घर पे ही चाय बना रहे हैं एंड वी विल मेक गुड टी, तो अब गुड टी का मतलब हमारा माइंड सेट है कि दूध सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, मिल्क पड़ेगा. तो व्हेन वी आर मेकिंग गुड टी, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मिल्क. फिर आप थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे, शुगर ऐड करोगे, टी लीव्स ऐड करोगे, ऑल दोस थिंग्स ऐड करेंगे. तो व्हेन वी आर मेकिंग गुड टी, इन दैट केस सॉल्वेंट इज मिल्क एंड वाटर एंड ऑल अदर थिंग्स आर सॉल्यूट. बट अब अगर वही आप कहीं बाहर चाय पीते हैं, स्टेशन पे चाय पीते हैं, वी कॉल जनरली, वी डू कॉल ऑल इंडियन स्टेशन वाली चाय लाइक दैट, उस चाय में क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा, वाटर विल बी इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी. तो इन दैट केस वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड मिल्क एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी द सॉल्यूट. सो वो चीज जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, और बाकी सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट हो जाएंगी. ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन इज कि जो सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में होता है, मतलब स्टेट इन द सेंस सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है. ठीक है, कि किस स्टेट में हमारा होता है. तो अब सॉल्यूशन is in the state of solvent. सॉल्यूशन हमेशा किसकी स्टेट में होता है, सॉल्वेंट की स्टेट में होता है. जिस स्टेट में सॉल्वेंट है उसी स्टेट में आपका सॉल्यूशन भी होगा. सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो, जैसे ये लेट अस टेक सॉल्वेंट, ये हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट.
और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही आपकी सॉल्यूशन की स्टेट होगी। नाउ जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल आप शुगर वाटर बना रहे हो या सॉलिड वाटर बना रहे हो, ग्लूकोज मिक्स कर रहे हो, तो सॉलिड, चीनी आपने मिलाई पानी में, नमक मिलाया है, ग्लूकोज मिलाया, तो सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, जब इथेनॉल आप मिला रहे हो या कोई भी एक लिक्विड, दो लिक्विड्स को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, फिर गैस इन लिक्विड, सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आपका होता है ना, तो एक तो ये हो गया। ठीक, फिर अब हमने सॉल्वेंट कैसा ले लिया, गैस ले लिया, सॉल्वेंट कैसा ले लिया, गैस ले लिया। अब सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, गैसियस स्टेट्स में ही आएगा। आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, आपका गैसियस स्टेट्स में ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि गैस में आप सॉलिड मिला रहे हो, गैस में क्या मिला रहे हो, आप सॉलिड मिला रहे हो, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल क्या है, कैम्फर, कपूर आपका नाइट्रोजन में मिक्स हो जाता है। फिर लिक्विड आप गैस मिला रहे हो, इसका सबसे एग्जांपल है एयर, वाटर, ऑक्सीजन जो है हमारी, सॉरी, गैस में लिक्विड मिला रहे हो, एयर में हमारी जो ड्रॉपलेट्स नहीं होती हैं, जब हमारा हम बोलते हैं कि क्लाइमेट बहुत ही ह्यूमिड है, क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड है, मतलब कि आपका जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, आपके मिक्सअप हो जाते हैं आफ्टर रेन, जब बारिश होती है उसके बाद। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, गैस में आपकी क्या मिक्सअप हो गई, लिक्विड मिक्सअप हो गई, गैस में क्या मिक्सअप हो गई, आपकी लिक्विड मिक्सअप हो गई। इसीलिए इसी तरीके से आपका गैस इन गैस, सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर, हमारी मिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल दिस गैसेस। ठीक है, तो जैसे कि एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, तो वो गैस इन गैस। तो तीनों ही में आपका जो सॉल्यूशन आपका कैसा दिखेगा, आपको गैसियस स्टेट में दिखेगा। ठीक है, फिर अगर आपका सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, तो इसमें चाहे सॉलिड मिला लो, चाहे लिक्विड मिला लो, चाहे गैस मिला लो, चाहे गैस में मिक्स कर लो, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, सॉलिड ही आएगा। आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, सॉलिड आएगा। तो सॉलिड इन सॉलिड आपको पता है, सिंपल एलॉयज होते हैं सॉलिड, हाँ, और आपका सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड, सॉरी, सॉलिड इन सॉलिड आपके एलॉय। फिर लिक्विड को जब आप सॉलिड में मिलाते हो, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था जिंक एमएलओ, सोडियम एमएलगम। ठीक है, सोडियम आपका Na और Hg, क्योंकि ये, ठीक है, ये आप मर्करी जो होता है जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, सोडियम और आप इनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में बनता है। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर सॉलिड और लिक्विड का लोगे, जो मड होती, कीचड़ जो हमारा होता है, अगर पानी कम क्वांटिटी में है तो जो मिट्टी होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। और एक और एग्जांपल है आटा, जो हम डो बनाते हैं, जो आटा जब हम उसको पूरा करते हैं, फ्लोर होता है, उसमें हम वाटर डालते हैं, वाटर कम क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में है, सॉलिड वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो जब पूरा उसको करके आते हैं तो डो बन जाता है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड, ये जैसे कि पैलेडियम एक आपका मेटल है, पैलेडियम, हाँ, इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस मिक्सअप हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मिक्सअप हो जाती है। अब हाइड्रोजन गैस जाती कहाँ पे है, जो पैलेडियम है वो उसके बीच में ना गैप्स होते हैं, क्या होते हैं, गैप्स होते हैं पैलेडियम मेटल्स के, पैलेडियम जो मेटल है उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उस गैप में जाके आपके हाइड्रोजन गैस मिक्स हो जाती है। तो आपको ऊपर से तो सॉलिड ही दिखेगा, पर अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मिक्सअप हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड में गैस।
ठीक है, तो ये 3 आपके हो गए। मतलब सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट अगर गैस है सॉल्यूशन गैसियस, सॉल्यूशन अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी आपका सॉलिड स्टेट में ही होगा। दैट मींस वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे नाउ व्हाट वी विल स्टडी इज सॉल्यूशन। तो पढ़ रहे हैं हम इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी। अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़े हैं, बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। बाइनरी नंबर आर द नंबर, इसमें वी ओनली यूज 0 एंड 1, मतलब कि 2 डिजिट्स के नंबर, मतलब ओनली 2 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे बाइनरी नंबर में 0 एंड 1। तो ऐसे ही बाइनरी सॉल्यूशन, क्या व्हेन आई एम सेइंग बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मींस ओनली सॉल्वेंट तो 1 ही होता है ना, तो सॉल्यूट भी क्या हो जाएगा? 1 ही सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या? इट इज सॉल्यूशन ऑफ ओनली ऑफ 2 components only, 2 components, that is it has only one solute, केवल एक सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट तो एक ही होता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, केवल 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स, दैट इज 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। अच्छा, एक चीज याद रखना, अब जैसे कि सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्यूट, व्हेनेवर वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, सॉल्वेंट मींस 1, सॉल्यूट मींस 2। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं, सपोज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होते हैं हमारे? नंबर ऑफ मोल्स m से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस n2। ओके, number of moles of solvent, that means n1, and number of moles of solute, that means n2. Similarly, मान लो given mass of solvent W1, mass of solute W2. Okay, ऐसे ही molar mass of solvent M1, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। तो जो सिंबल्स है वो वही है, देखो N, W, M, whatever the symbols will remain same, but अगर 1 लगा है that means we are talking about solvent, and अगर 2 लगा है that means we are talking about solute। तो only we are using 2 components, 1 solvent and 1 solute, तो इसीलिए हम इनकी नंबरिंग 1 and 2 कर देते हैं, so that it will be easier for us to do। तो सॉल्वेंट को हमेशा 1 और सॉल्यूट को हमेशा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंसंट्रेशंस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या हमारे कंसंट्रेशंस होते हैं, कि भाई हमें पता है ना कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे कि चाय ज्यादा मीठी हो गई, इसका मतलब शुगर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या कर दी आपने? बढ़ा दी थोड़ी सी। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम कर दी, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। सबसे पहला क्या आता है आपका? मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होता है आपका? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा क्या होता है, मास परसेंटेज। सपोज जैसे कि क्वेश्चन है क्या, 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, मास परसेंटेज निकालो NaOH का। तो NaOH कितना ग्राम है, 10 ग्राम, 10 अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, वाटर कितना है 100 और ये कितना है 10, तो 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मास परसेंटेज। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना आपने सॉल्यूट लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लीटर्स में लेना है, ठीक है सब, इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों, देखो आपको पता है ना, परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या आएगा आपका, पर सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है 100, तो पर 100। ओके, अच्छा ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे ही होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या थर्ड, क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज क्या, mass of solute dissolved in 100 ml of solution। ये जो कंसंट्रेशन है, ये वाली कंसंट्रेशन हमारी जनरली किसमें यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती है। किसमें यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि क्या, सपोज 10 ml H2O में, 10 ml H2O में आपका 10 ग्राम या फिर 5 ग्राम मान लो, 5 ग्राम NaOH है, ठीक है, 5 ग्राम NaOH है। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि निकालो, तो क्या हो जाएगा आपका 5/10 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 5/10 इंटू 100, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे भी अगर हम, ये तो डायरेक्ट मैंने बता दिया, ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता है। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर आप ऐसे भूल जाओ फॉर्मूला तो सिंपल, 10 ml में कितना ग्राम है, 5 ग्राम, तो 1 ml में कितना ग्राम हो जाएगा, 5/10 ग्राम। ठीक है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू 100। ठीक है, 10 ml में 5 ग्राम है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा 5/10, तो 100 ml में कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 100। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से मतलब बेसिकली आपको बस फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो आपको मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आता है थर्ड, मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th also।
नाउ 3 हो गई है गेस ना, हाँ 4. इट इज मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ number of moles of solute to total number of moles, ये of all components बेसिकली क्या, जैसे कि अभी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही ले लेते हैं. एक मान लो कंपोनेंट है, एक कोई सॉल्यूशन है, ये क्या है? सॉल्यूशन है. इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं. कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं. या सॉल्यूशन, एक हमारे पास सॉल्यूशन, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी और सी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? Na. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? Nb. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है हमारा? Nc. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? Na. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? Nb. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने हैं? Nc. तो मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किससे? कैपिटल एक्स से. ठीक है, अब आपसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन निकालो ए का, तो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ठीक है, आपसे कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसका निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. तो ये हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन. तीनों का हमने निकाल दिया. अच्छा, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. कौन सी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो अब देखो मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से कम आएगा. सॉरी, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा. मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन 1. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ मोल्स है कभी भी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. ये जो है ना, ये क्वांटिटी हमेशा इससे क्या रहेगी? कम रहेगी. ये क्वांटिटी इससे कम रहेगी, ये क्वांटिटी इससे कम रहेगी. ठीक है, और जितने कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा. क्या होगा? 1 होगा. यहाँ पे XA प्लस XB प्लस XC क्या आएगा? 1 आएगा. अगर चेक करना हो देख लो. देखो Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc. तो अब इन सब में Na प्लस Nb प्लस Nc क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा. Na प्लस Nb प्लस Nc, तो क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc. कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन. अच्छा, अब इसमें देखो, अब हम वापस आ जाते हैं अपने बाइनरी वाले कॉन्सेप्ट पे. अगर हम आ जाए बाइनरी वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम आ जाए तो क्या है? हमारे 2 कंपोनेंट है. एक
ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, और 2 वाले को हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट। तो हमारा x2 क्या हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2, और x1 क्या हो जाएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, और हमें पता है x1 प्लस x2 फिर क्या होगा 1 होगा, तो आपका x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, तो ये अगर एक हमें पता है तो दूसरा हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, तो हम केवल 2 ही कंपोनेंट की बात हमेशा करेंगे 1 and 2, and the one is solvent and the other one is solute। ठीक है, now what we will do, अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल्स 2-3 देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। अभी हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। ठीक है, और एक टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी एग्जांपल। ओके, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.1, एग्जांपल नंबर 2.1। तो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 in a solution। let me write the question now। calculate the mole fraction of C2H6O2। ठीक है, C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए C2H6O2 के, जो कि हमें पता होने के लिए इसका मोलर मास पता होना चाहिए और गिवन मास पता होना चाहिए। तो गिवन मास तो हमें पता ही नहीं। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये आपका कितना है 20% है, सॉल्यूशन का 20%। जब भी इस टाइप से दे रखा हो तो हमेशा पहला स्टेप, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी इक्वल टू 100 ग्राम। क्यों 100 ग्राम ले लेते हैं, आप x ले लोगे तो 0.2x फिर परसेंटेज निकालोगे, 100 ग्राम से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, तो इसका मतलब मास ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। ठीक, और सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब जो कोई भी सॉल्वेंट नहीं दे रखा है अगर, तो हमेशा आप सॉल्वेंट क्या मान लेंगे, वाटर मान लेंगे। ठीक है, या फिर अगर क्या लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन है तो भी आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अगर इन्होंने सॉल्वेंट नहीं दे रखा, सिंपल अगर केवल सॉल्यूशन दे रखा है, देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ दिस, तो हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O कितना हो गया 80 ग्राम हो गया, क्योंकि 20% ये है तो सॉल्वेंट कितना हो गया 80% हो गया, 80 ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो N2 देखो मैं आई वुड हैव रिटन NC2H6, क्योंकि हमें पता है ये क्या है 2 है और ये सॉल्वेंट क्या है 1 है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 बाय M2। W2 क्या है, गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास, तो मोलर मास निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका
C2H6O2 का 24 प्लस 6 प्लस 62 ओके। तो अब आपका N2 कितना आ गया 20/62 और N1 कितना आ जाएगा 80/18। अब आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे क्योंकि हमें इसी का निकालना था। तो H2 क्या हो जाएगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो जो H2 आ जाएगा तो हम लिख लेंगे ना मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज जो भी आपका सॉल्व होके आएगा वो आप लिख देंगे। तो ये आपने सिंपल क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब अगर मान लो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता अब तो क्या करते हम यहां पे क्या कर देते x1 n1 या फिर सिंपल हमारा ये x2 तो निकल चुका है तो x1 क्या हो जाएगा 1 - x2 हो जाएगा सिंपल। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल आया अगर तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो तो आपका सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी मोलैरिटी की। क्या मोलैरिटी। तो किसी का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा है किसी का इन द सेंस सॉल्यूट का मोर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोर इज द सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अगर भाई मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है ज्यादा होंगे। मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो वी कैन राइट दैट क्या मोर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हायर इज इट्स solubility। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपका ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोलैरिटी। किसकी बात करेंगे हम मोलैरिटी। मोलैरिटी तो it is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution मतलब कि मोलैरिटी क्या होता है m। तो ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो N2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। ये क्या हो गई आपकी मोलैरिटी की यूनिट हो गई। अब देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखो ये टेम्परेचर हो गया। अब अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जब आप जैसे कि मिल्क आप गर्म कर रहे हो तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में देखो अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा ये वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब मोलैरिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा मतलब अब यहां पे देखो अब अगर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है
तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, है ना। वॉल्यूम कम होगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम, टेम्परेचर देखो लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैप बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि आपस में पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी ना चीजें। तो अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अब मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब मोलैरिटी और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मोलैरिटी इंक्रीजेस। ओके, नाउ इस पे एक चीज और, अब मान लो सपोज आपके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है इसी में, हाँ, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। हमें पता है m इज इक्वल टू n अपॉन में v, ठीक है, तो n इज इक्वल टू mv। ओके, तो अगर आपने ये तो फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप चेंज करोगे तो टेम्परेचर से नंबर ऑफ मोल्स में तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने बंद कर रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ा दो, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसका मतलब m1 v1 अगर हुआ एट T1, एट टेम्परेचर T1, मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, तो भी यही रहेगा। एट टेम्परेचर T2 m2 v2, वो भी यही रहेगा। एट टेम्परेचर T3 m3 v3 हो जाएगा, तो वो भी यही रहेगा। मतलब कि आप टेम्परेचर कुछ भी कर लो, मोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखो मोलैरिटी बढ़ रही है तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3 इज इक्वल टू n, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स। ये T1 टेम्परेचर पे ये था, T2 पे ये था, T3 पे ये था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेकिन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, आप ही की बुक का एग्जांपल है, मतलब एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml of solution। क्या, 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml of solution। ठीक है, तो यहाँ पे हमें NaOH की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। ये एग्जांपल नंबर 2.2 है। तो पहले हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 5 अपॉन में कितना होता है NaOH का, 23 प्लस 1 24 प्लस 16 कितना, 40। ठीक है, तो NaOH का कितना आ गया आपका, 40 आ गया। ठीक है, तो आपको 40 आ गया नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, तो अब आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 1/8 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स था, तो 450 था ml में, तो 450 को 1000 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 डिवाइड बाय 0.45 मोल पर लीटर। ये हमारी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज अवर मोलैरिटी। अब मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होती है। अगर हमने लिखा है फाइव राइटिंग जैसे कि 0.5 m कैपिटल है, ठीक है, 0.5 m का सॉल्यूशन है, इसका मतलब जैसे नहीं 0.5 m ऑफ HCl अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 moles of HCl are present in 1 liter या 1 liter of solution।
0.5 m अगर ऑफ HCl लिखा है, इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ HCl किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं, एक टर्म होता है नॉर्मेलिटी। किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी से पहले एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि क्रिया मान लो H2SO4, ठीक है, या फिर HCl, ठीक है। तो अब H2SO4 का मास कितना है, H2SO4 का 2 + 32 + 64, तो कितना आ गया आपका 98 ग्राम। ये क्या हो गया आपका मोलर मास, क्या हो गया हमारा मोलर मास हो गया, ठीक है। ये जो हम निकालते हैं ये हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। अच्छा, मोलर मास के अलावा एक टर्म और होता है, एक टर्म और होता है, उसे अब हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास जो हमारा होता है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन में देखो n फैक्टर, क्या n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है, क्या होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी। देखो एसिड, अब इसमें कितना हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, 2, तो इसके लिए कितना हो गया 2। तो जैसे कि इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है H2SO4 के लिए, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 98/2, तो कितना हो जाएगा 48, ठीक। HCl का कितना है 36.5 है मोलर मास, 35.5 + 1 36.5। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कितना हाइड्रोजन है 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा आपका 36.5/1, कितना रहेगा 36.5। अब देखो ये तो एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस एंड एसिड कैन गिव, कितने H+ आयन एसिड दे सकती है। ऐसे ही एसिडिटी क्या होती है, बेस की। तो ये क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयंस a base can give, नंबर ऑफ OH आयन a base can give। जैसे कि NaOH है तो ये कितने दे सकता है, 1 दे सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40/1, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा, जो भी इसका मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा /2, ठीक है। तो ये एसिडिटी या बेसिसिटी को हम n फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये हमारा सिंबल होता है, जैसे m बनाते हैं ना, तो इसको अगर हम ऐसे करते हैं माइक्रो, ये क्या हो जाएगा म्यू। माइक्रो तो हमें पता है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये क्या हो गया म्यू, तो इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास हमें पता चल गया मोलर मास अपॉन में म्यू फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। किसकी बात करेंगे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी वही होता है सेम, क्या नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है,
ये देखना है। इक्विवेलेंट मास हमें पता है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा गिवन मास, जो हमारा मास गिवन है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास हमारा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, गिवन मास तो गिवन मास ही हो गया, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन में म्यू, एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, म्यू। अब म्यू कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, म्यू कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, गिवन मास इनटू म्यू अपॉन में मोलर मास। तो देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम n लिख सकते हैं, n इंटू म्यू। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या रखोगे, n इंटू म्यू अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो n अपॉन में v क्या हो गया आपका, मोलैरिटी। इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू म्यू। म्यू क्या होता है आपका एसिडिटी और बेसिसिटी, या फिर इसको हम n फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 के लिए 2 होगा, HCl के लिए 1 होगा, NaOH के लिए 1 होगा, CaOH होल ट्वाइस के लिए म्यू कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या निकल आया, नॉर्मेलिटी निकल आया। तो नॉर्मेलिटी की भी यूनिट क्या होगी, क्योंकि तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, म्यू क्या हो गया यहाँ पे तरीके से, नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आयंस हो गए, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी काफी हद तक आपके सेम हैं। तो जैसे मोलैरिटी में होता है तो नॉर्मेलिटी में भी सेम, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। ये केस किसके लिए भी होता है हमारा, नॉर्मेलिटी के लिए भी ये चीज होती है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोलैलिटी। क्या, मोलैलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ सेम तरीके से चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही क्या होंगी, हमारी डिक्रीज होंगी। नाउ मोलैरिटी, तो इट इज रेशियो, नहीं, इट इज डिफाइंड एज क्या, इट इज डिफाइंड एज क्या, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। ये क्या होता है, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। ये हमारी क्या होती है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। N2 मतलब सॉल्यूट ना 2, तो क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। या फिर m इज इक्वल टू क्या, N2 अपॉन में W1, और ऊपर क्या कर देते हैं, 1000। क्यों, क्योंकि हमारा जो मास होता है वो जनरली किस में होता है, ग्राम में होता है, तो ऊपर 1000 कर दो। W1 मतलब कि क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी।
ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है बट मास क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना क्या, जैसे कि आपको कह दिया हुआ है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके हमारा क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनस कर दो, जो भी आपको निकालना है वो आप कर लेंगे। और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका? W2, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? W1। ठीक है, W1। ठीक है, तो अब आप यहां तक के एग्जांपल्स और इंडेक्स क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। ठीक है, वो भी परसेंटेज की तरह होता है सेम। और फिर सॉल्युबिलिटीज हम देखेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।